In case of a company limited by guarantee, the amount of in case of a company limited by shares, that liability of its members is limited to the amount unpaid on the shares held by them. ठीक है. और in case of a guarantee, the amount up to which each member undertakes to contribute. ठीक है. जितना अमाउंट गारंटी कंपनी में, the amount which I undertake to contribute, मतलब मैं जितना का गारंटी दूंगी उतना तक का ही उसका liability is limited. Contribute to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member. अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाए तो गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी शेयर होल्डर्स को बोल सकते हैं कि अभी आपने जो दिया था गारंटी, अब उस गारंटी के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा दो. वाइंडिंग अप के टाइम पे बोल सकते हैं. किसको बोल सकते हैं? While he is a member or within 1 year after he ceases to be a member. While he is a member, he is still a member of a company limited by guarantee. तो कंपनी उसको बोल सकते हैं कि आप अपना पैसा दो, जितना आपने गारंटी दिया उतना आप दो. वो मेंबरशिप आज छोड़ दिया, आज से नेक्स्ट 1 साल तक 1 year up to which he ceases to be a member, up to 1 year. तो उसके आगे 1 साल तक भी वो बोल सकते हैं. कंपनी बोल सकता है उस मेंबर को कि आपने जो गारंटी दिया था वो पैसा दो. While he is a member or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debt and liability of the company as may have been contracted before he ceases to member, as the case may be. अब कौन सा डेट के लिए वो पैसा देगा? कंपनी अगर मांगे तो पैसा तो देना होगा. आज अगर मेंबर है तब भी देना होगा, आज के बाद 1 साल तक भी देना होगा. लेकिन कौन सा डेट्स या कौन सा ऑब्लिगेशंस के लिए वो पैसा देगा? जो डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस उस टाइम इनकर किए गए थे जब वो मेंबर था. For payment of the debts and liabilities of the company as may have been contracted before he ceases to be a member. वो मेंबर, उसका मेंबरशिप खत्म होने से पहले उसको जितना भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज इनकर किया था कंपनी ने, वो सब के लिए ही वो पैसा देगा. उसका मेंबरशिप खत्म हो जाने के बाद अगर कुछ इनकर होता है लाइबिलिटीज, उसके लिए ही इज नॉट लायबल. ठीक है. कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप का भी मतलब कंपनी मेंबर से मांग सकता है. उसके बाद आते हैं कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज में क्या रहेगा? हम लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं? अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल. ठीक है. इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर. यही ब्रेकअप देना है. अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द डिविजन देयरऑफ इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट. ठीक है. अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होगा एंड डिवीजन देयर ऑफ इनटू अ शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट. अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इनटू अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर. यही ब्रेकअप वहाँ पे देना है. ये हो गया कैपिटल क्लॉज. इसके पहले क्या था? लाइबिलिटी क्लॉज. की लाइबिलिटी कितना तक लिमिटेड है. ये हो गया कैपिटल क्लॉज की कंपनी का शेयर कैपिटल अगर है तो उसका कैपिटल का बाइफर्केशन क्या है? एंड the number of shares which the subscribers to the memorandum agree to subscribe, which shall not be less than one share per subscriber. सब्सक्राइबर कितना शेयर सब्सक्राइब करने के लिए एग्री करता है? आपका हो सकता है 100 लाख करोड़ का कैपिटल, लेकिन उसमें से जितना सब्सक्राइबर्स है वो लोग कितना सब्सक्राइब किया वो देना होगा. एंड मिनिमम 1 शेयर तो उसको लेना ही होगा. एक से हाफ शेयर या 0.5 शेयर ऐसा होता भी नहीं है और वैसे ले भी नहीं सकता. तो मिनिमम 1 शेयर पर पर्सन या पर सब्सक्राइबर लेना होगा. एंड द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड ऑपोजिट इज नेम. ईच सब्सक्राइबर कितना शेयर्स लेते हैं वो देना होगा. फिर इन केस ऑफ एन ओपीसी, नेम ऑफ द नॉमिनी, नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. मतलब नॉमिनी. ओपीसी के केस में नॉमिनी का नाम लेना होगा.
देखो फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। शेड्यूल 1, शेड्यूल क्या होता है, जैसे शेयर कैपिटल वाला कैपिटल क्लॉज, इसमें जैसे किसी ने अपना कंपनी एस्टैब्लिश किया और कुछ लोग हैं और उनका टोटल जो शेयर है सब उन लोग में डिवाइडेड है 100%। तो वो लोग सोच रहे हैं कि 20% शेयर को हम फिर पब्लिक में चले जाते हैं और वहाँ से लेंगे 20%। तो उसका क्या वो उसका वो फेस वैल्यू कुछ और होगा और जो प्राइस वो डालेंगे वो कुछ और होगा, तो वो किस तरह से जाएगा? यहाँ पे अभी सिर्फ जो सब्सक्राइबर्स जितना शेयर लेने के लिए एग्री कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे मेमोरेंडम पे इनिशियली सिर्फ सब्सक्राइबर्स कितना लेंगे उतना का ही एग्रीमेंट डालना होगा, और जब पब्लिक को देंगे तब प्रोस्पेक्टस डाल के फिर अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट होगा, वो बाद में पब्लिक वाला। पहले सिर्फ सब्सक्राइबर्स के तो मेमोरेंडम जो लोग हैं उन लोग कितना एग्री कर रहे हैं वही आपको मेमोरेंडम में इनिशियली डाल देंगे। मान लीजिए बाद में कोई सब्सक्राइबर उसमें ऐड करें, ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ इनिशियल सब्सक्राइबर्स के लिए है। इनिशियल सब्सक्राइबर्स मेमोरेंडम में लिखे, बाद में तो आप फिर अकाउंटिंग करते रहो, फिर आप किसी ने कंपनी बनाई, उसको लग रहा है कि मुझे और पैसे की जरूरत है और कोई किसी को हमने अपना 40% अपनी कंपनी ले ली, उसने हमको उसका कैपिटल दे दिया, तो हाँ, उसमें इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें आपको कोई एडिशनल कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो नहीं, इसमें सिर्फ इनिशियल सब्सक्राइबर्स का नाम ही रहता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, टेबल ABCDE इन शेड्यूल 1। जैसे कंपनीज एक्ट में अराउंड 470 सेक्शंस है। सेक्शंस खत्म होने के बाद आपके शेड्यूल स्टार्ट होते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रोमन 1, रोमन 2 में होता है। तो शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 7 में अलग अलग चीज़ें उसमें मेंशन किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे शेड्यूल 1 बोल रहे हैं, शेड्यूल 1 में टेबल्स है, टेबल मतलब फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में ABCDE दिया गया है। अब अलग अलग केस के अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए हैं। मेमोए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यही सबसे पॉपुलर है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम किस फॉर्मेट में होगा? टेबल A में होगा। टेबल A इज द फॉर्मेट। अभी अगर कोई लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो B होगा, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है तो C होगा, ऐसे दिया हुआ है। आप लोग को याद कब सकते हैं? टेबल A लिमिटेड बाय शेयर्स एंड उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल A है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मतलब डॉक्ट्राइन मतलब बिलीफ, ठीक है, मतलब एस्टैब्लिश्ड पोजीशन, एस्टैब्लिश्ड बिलीफ, और अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड देयर पावर्स। बियॉन्ड देयर पावर्स मतलब हम अगर कुछ अपने पावर्स के बाहर जाके कुछ करें, उससे रिलेटेड एस्टैब्लिश्ड लॉ या एस्टैब्लिश्ड बिलीफ क्या है, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने जैसे बोला था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर्स लिखा हुआ रहता है कंपनी का, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई अगर चाहे मेंबर या स्टेक होल्डर, कोई अगर चाहे कंपनी का आके मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखूँ, इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। हो सकता है कोई फीस देना पड़े या कुछ, बट इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। एंड जब कोई भी स्टेक होल्डर या कोई पर्सन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, तो इट इज बिलीव, इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कि वो MOA पढ़ के आया है, MOA पढ़ लिया है, MOA जानता है कंपनी के क्या स्कोप है, क्या पावर्स है, उसको आइडिया है, उसके बाद वो जाके ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि सपोज कंपनी हम लोग क्या लेके चल रहे थे, कंपनी डील्स इन स्पोर्ट्स आइटम्स, अभी वो जाके एग्रीकल्चर का बिजनेस में लग गई, एंड कोई पर्सन आया उससे एग्रीकल्चर का बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर ली, तो क्या होगा? अभी अगर उस बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुआ, तो ये सपोज ये इसका पैसा नहीं दे रहे, कोई जाके उसको कोर्ट में सीयू नहीं कर सकते, कंपनी भी उस पर्सन को सीयू नहीं कर सकती, कंपनी भी उस पर्सन मतलब कंपनी उस पर्सन को सीयू नहीं कर सकता, एंड वो पर्सन भी इसको सीयू नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सीयू एंड बी सीयू बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। कंपनी का जो पावर्स है स्पोर्ट्स में डील करने का, उस स्पोर्ट्स में डील करने के पावर से ही बाहर जाकर आप कुछ
कर रहे हो, तो यू कैनॉट स्यू एंड यू कैनॉट बी स्यूड। वो उस पर्सन का गलती है ना, कि उसको तो पता था कि एमओए में क्या लिखा है नहीं लिखा है। अगर आपको नहीं पता, आपको पढ़ के आना चाहिए था। तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उस पर्सन का गलती है कि आप जाके इसके साथ ट्रांजेक्शन करें। कंपनी का तो दोष भी है ही कि वो अपने पावर से बाहर जाके कुछ कर ले, बट इट इज अल्ट्रा वायर्स, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। कंपनी कैन नीदर बी स्यूड नॉर कैन इट स्यू ऑन, ठीक है। सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। Therefore, when one deals with a company, one is deemed to know about the powers of the company. ये पहले से ही पता मान लिया जाता है कि कोई भी अगर डील कर रहे तो उसको पता है कि एमओए में क्या लिखा है, एंड उसको पता है कि वो एमओए के अंदर जितना काम करे वो दैट इज वैलिड, उसमें स्यू कर सकते हैं, उसमें इट कैन बी स्यूड ऑल्सो। बट उसके बाहर जाके अगर कुछ किया तो दैट इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। अल्ट्रा वायर्स इज द बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। One is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you entered into a transaction which is ultra vires the company, you cannot enforce it against the company. आपको पता था कि वो अल्ट्रा वायर्स है, तो उसके बाद जाके आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। और एक चीज़ है यहाँ पे, an act which is ultra vires the company being void cannot be ratified by the shareholders of the company. जो काम कंपनी कर रहा है out of the powers जाके, that is void and this cannot be ratified by the shareholders. Ratified मतलब कोई काम आपने पहले कर लिया, उसको बाद में shareholders ने अप्रूवल दे दिया कि वो जो हमने काम किया था ना that is approved ना, तो ratify मतलब अप्रूवल देना बाद में जाके। तो कोई काम अगर कंपनी के पावर्स के बाहर भी जाके, अल्ट्रा वायर्स द कंपनी जाके कोई अगर कुछ काम कर रहा है, उसको शेयर होल्डर्स भी रेटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है आपका। अभी हम लोग आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में क्या होता है? इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल उसका कामकाज रोज का कैसे चलेगा वो लिखा हुआ था इन द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन। ये देखो, टेबल एफ इन शेड्यूल 1 प्रोवाइड्स द मैटर्स दैट कंटेन टू बी कंटेन इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट क्या होगा? दैट इज गिवन इन टेबल एफ शेड्यूल 1। एक उधर का टेबल ए एमओए का और एक यहाँ है टेबल एफ ऑफ एमओए एओए, दोनों लिमिटेड बाय शेयर्स है। दीज आर एज फॉलोज। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा है और नेक्स्ट पेज में भी है। शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ राइट्स, लियन, कॉल्स, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ऑल्टरेशन। ट्रांसफर ट्रांसमिशन में तो डिफरेंस पता होगा आप लोगों को। ट्रांसफर इज कोई किसी को सेल कर देगा, दैट इज ट्रांसफर। ट्रांसमिशन इज लीगल हेयर, सपोज ए होल्ड कर रहा था, ए का डेथ हो गया तो बी को मिल गया, बी बीइंग हिज लीगल हेयर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कुछ कुछ कंडीशंस अगर वायलेट होते हैं तो शेयर्स फॉरफीट हो जाएंगे, मतलब कंपनी आपकी शेयर्स को वापस ले लेगी, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स। जनरल मीटिंग कैसे कंडक्ट होगा, प्रोसीडिंग्स, एडजर्नमेंट, वोटिंग राइट्स, प्रॉक्सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, डिविडेंड्स, अकाउंट्स, वाइंडिंग अप। तो ये सब जस्ट एग्जांपल्स के लिए आपको दिया गया है कि ये सब का प्रोसीजर्स क्या होगा, वो हर आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करके ही कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। टेबल एफ वहाँ पे मेंशन था, या फिर देखो GHIJ ये सब दिया हुआ है फॉर अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कौन साइन करेंगे? शैल बी साइन बाय ईच सब्सक्राइबर एंड
वन विटनेस, सब्सक्राइबर को तो शेयर मतलब साइन करेगा ही मेमोरेंडम आर्टिकल्स को, एंड उसका एक विटनेस भी रहेगा, विटनेस भी अपना सारा डिटेल्स देंगे, फर्निशेस फुल डिटेल्स। द विटनेस शैल स्टेट, ये पूरा पैराग्राफ वहाँ पे रहेगा। फिर वेयर अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज इलिटरेट, तो इलिटरेट है तो एफिक्स हिज थंब इम्प्रेशन, वो अब इलिटरेट है तो वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाएगा। कोई अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी है या फिर एलएलपी है, तो shall be signed by director, officer or employee duly authorized in by the company or the LLP in this behalf by a resolution of the board of directors of the body corporate। अगर कोई कंपनी है या LLP है तो कंपनी या LLP अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे या फिर पार्टनर्स मिलके क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि वी ऑथराइज दिस पर्सन टू साइन ऑन आवर बिहाफ। तो वो जो ऑथराइज पर्सन होगा वो ऑथराइज पर्सन जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को साइन करेगा। सब्सक्राइबर कंपनी है, मतलब एक कंपनी का शेयर दूसरा कंपनी खरीद रहा है, तो ये जो दूसरा कंपनी खरीद रहा है उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करेगा कि ये पर्सन इज ऑथराइज टू साइन ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, अगर फॉरेन नेशनल है तो फॉरेन नेशनल में उसका कैसे कैसे होगा वो भी लिखा हुआ, इन द कंट्री इन एनी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, अगर इन अ कंट्री विच इज़ पार्टी टू द हेग। आई डोंट थिंक इतना आपको पूछेंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही टेक्निकल हो जाता है। पार्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे सब्सक्राइबर्स अपना सारा डिटेल्स देंगे। क्या देंगे? फुल डिटेल्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर सच इज पर्सनल डेटा, एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल्स, ID प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, प्रूफ ऑफ नेशनलिटी आर टू बी फर्निश्ड। अगर ऑलरेडी डायरेक्टर प्रमोटर है ऑफ एनी कंपनी तो नेम ऑफ द कंपनी, सिन, ऑल दीज डिटेल्स आर टू बी फर्निश्ड। अगर ये सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो नेम ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब डिटेल्स देना होगा। इफ़ द बॉडी कॉर्पोरेट इज़ एन LLP और पार्टनरशिप फर्म तो रेजोल्यूशन, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन देना होगा टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। तो ये सब डिटेल्स है। अगर सब्सक्राइबर का क्या क्या डिटेल्स सबमिट होगा, सब्सक्राइबर का फुल डिटेल्स, अगर कोई पर्सन है तो क्या क्या देना होगा, और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब कोई अगर कंपनी है तो क्या देना होगा, कोई LLP है तो क्या देना होगा, ये सब सारा डिटेल्स दिया हुआ है। सिमिलरली पार्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, particulars of the first directors में provides that particulars of the persons mentioned in the articles as the first directors of the company, उनका name, surname, family name, दिन, director identification number, residential address, nationality, proof of identity, interest of the first directors in other firms of body corporate, interest of the first directors अगर दूसरा किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, मतलब दूसरा किसी कंपनी का शेयर्स होल्ड करते हैं या फिर बेनिफिशियल ओनर है, मतलब उसको उस कंपनी से कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट आल्सो हैज टू बी मेंशन। फिर रजिस्ट्रेशन, ROC, ये सारा डॉक्यूमेंट्स ROC को देना होगा। ROC ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन फाइल शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। और रजिस्ट्रार शैल अलॉट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। रजिस्ट्रार सारा डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद दो चीज़ करता है, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है और एक क्या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन और COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये दो चीज़।
ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी, ये पहले भी हम लोग पढ़ा था। कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल डिसोल्यूशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनली आरओसी को फाइल हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करना होगा एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। पनिशमेंट देखो यहाँ पे, अगर कुछ furnishes any false or incorrect particulars तो भी liable for action under section 447, यहाँ पे भी 447 है। 447 is punishment for fraud। अगर कुछ फ्रॉड करते हो तो उसमें पनिशमेंट दिया हुआ है, फाइन अप टू 3 times the amount of the fraud एंड जेल अप टू 10 years तक। ठीक है, एक्ट टू ओवरराइड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। एक्ट टू ओवरराइड मतलब कंपनीज एक्ट इज द सुप्रीम। मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल्स में आप चाहे कुछ भी उल्टा सीधा लिखो दैट इज कॉन्ट्ररी टू द एक्ट, फिर भी द एक्ट विल प्रिवेल। ठीक है, तो एक्ट इज ऑलवेज सुप्रीम। मेमोरेंडम या आर्टिकल्स का कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्ट्ररी है तो भी एक्ट विल प्रिवेल, उसमें जाके अलग से कुछ अप्रूवल या किसी चीज़ का जरूरत नहीं है। Provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary in the memorandum or articles of a company। या फिर आप चाहे एग्रीमेंट भी क्यों ना कर लो, कुछ अपने बीच में कुछ एग्रीमेंट कर लिया तो भी एक्ट इज सुप्रीम। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग मतलब चाहे आर्टिकल्स में या एमओए में या एग्रीमेंट में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल हैव इफेक्ट। ठीक है, any agreement executed by it or in any resolution passed by the company in general meeting or by its board of directors। resolution भी क्यों ना पास कर लिया हो, आपने कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग का एक resolution पास कर लिया, या फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाके शेयर होल्डर्स का एक जनरल मीटिंग बुला के उसमें resolution पास कर लिया कि we will go contrary to the act, तो भी act will prevail, your resolution is void। उस resolution का कोई मीनिंग नहीं। Whether the same be registered, executed or passed before or after the commencement of this act, and any provisions contained in memorandum or agreement resolution to the extent be void। ठीक है, तो आप अगेंस्ट में जाके कुछ भी क्यों ना पढ़ लो, all those things are void। resolution कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, एमओए में कुछ गलत लिख लिया, एओए में कुछ दूसरा लिख लिया, तो all these are void, act will always prevail। Effect of memorandum and articles provides that once the memorandum and articles are registered, they shall bind the company and the members thereof। Once these are registered मतलब आरओसी ने उसको रजिस्टर कर लिया है अपने डॉक्यूमेंट्स में, या फिर आप बोल सकते हो जब आपने आरओसी को फाइल कर दिया तभी, तो once these are registered, they shall bind the company and the members। मतलब अभी आप उस मेमोरेंडम के और या फिर अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हो, उसके बाहर जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर बाउंड बाय द कंपनी एंड द मेंबर्स आर बाउंड बाय द एमओए एंड द एओए। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ तक ही रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास विल अंडरस्टैंड प्रोसीड्यूर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर कुछ ऑल्टर करना हुआ मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल्स में भी कुछ अगर ऑल्टर करना होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है।